वह आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज धज कर बैठ जाती। लोगों से चहक चहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती, केवल खाने व चाय के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है, दादी ने फूफा के लिए भेजा है। उन डिब्बों के स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे परहेज न था, लेकिन फूफा बुआ मात्र की भावना चुभ जाती। जिस दिन ऋषभ रिया नैनीताल जा रहे थे, रिया ने आकर मुझसे कहा था, आप परेशान मत होइए, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। वे दोनों हनीमून रवाना हो गए। रिश्तेदार भी जा चुके थे। रागिनी ने जाने से पहले मुझसे कहा, वहाँ से लौटकर आए तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना जिंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। हाँ और क्या, उसे तो करना ही है, मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ रिया लौटकर आए। काफ़ी गिफ्ट्स में वे मिठाइयाँ लेकर आए थे। रिया शाम को ही मायके जाकर काफ़ी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो। ऋषभ, कल तुम्हें बैंक जाना है। रिया, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतजाम मैं कर दूंगी, मैंने कहा। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहनने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस मंथर गति से वह पराठे सेक रही थी, लगा कि आज ऋषभ ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी छौंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रही, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज़ दी तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पेशाब ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए उतर रही थी। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूरियाँ भेजी हैं, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं होगा। कब तक कुछ सीखने की जगह डिब्बा लाती रहोगी? अब छोड़ो यह सब। लेकिन रिया ने मेरी एक न सुनी। छत पर उसका मायके वालों से लेन देन चलता रहा। कभी कभी तो वह कचौड़ी, हलवा, पोहा का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पीकर छत से डिब्बा पुनः देने के अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह ना पाती। ऋषभ की शाह जो मिल रही थी। नई नवेली अर्धांगिनी के 100 खून माफ़ होते हैं, लेकिन असली गलती रिया की माँ कर रही थी। सो एक दिन बिना पूर्व सूचना के मैं उनके घर पहुंच गई। मेरी गंभीर मुख मुद्रा से वे तनिक विचलित दिखे। खूब आवभगत हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने रिया को कामकाज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बा देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह उचित है? अरे बच्ची है, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनता है तो दे देती हूँ। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे उसमें अलगाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। वह आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर के प्रति समर्पित ना होगी। आप बहुत आगे की सोच रही हैं। एक काम माँ की तरह सोचिए, आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। रिया की माँ अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर तक मुझे रिया की भाभी छोड़ने आई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, वह घर की छोटी है, इसलिए दायित्व भाव नहीं है, लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में होना जरूरी है, वरना वह उस परिवार से जुड़ नहीं पाएगी। मैं उसे समझाऊंगी। मैं घर वापस आ गई। रिया ने इधर एक नई रट लगा रखी थी कि वह नौकरी करना चाह रही है। घर से सहमति मिलने पर उसने स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह भी ऋषभ के साथ टिफिन लेकर निकल जाती। दोपहर में बना बनाया मेरे द्वारा परोसा खाना खाकर सो जाती। शाम की चाय मैं ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो ज़रूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती। कभी कभी सब्जी, चटनी या रायता आदि बनाती। इसके बाद सब मुझे ही समझाते।
अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही तो जाएगा। तुम सोचती हो वाह अभी से ही तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो